नमस्कार साथियों, सत्र 2024-25 में आरटीई के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं के भौतिक सत्यापन हेतु दिशा निर्देश आ चुके हैं। इस बार आरटीई के साथ साथ इंदिरा महिला शक्ति निधि और मुख्यमंत्री पुनर्भरण योजना के तहत जो अध्ययनरत बालक बालिकाएं हैं उनका भौतिक सत्यापन भी साथ साथ किया जाना है। तो वो किस प्रकार से करना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आरटीई का जो टाइम फ्रेम है, यानी ये जो भौतिक सत्यापन दलों का गठन करने का जो कार्य है, इनका प्रशिक्षण है वो, और उसके बाद में भौतिक सत्यापन कार्य कब करना है। तो भौतिक सत्यापन दलों का गठन और प्रशिक्षण ये 10 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी भौतिक सत्यापन दलों का गठन तो ऑनलाइन किया जा चुका है और अब इनका प्रशिक्षण है वो 10 अक्टूबर से पहले करवा दिया जाएगा। और विद्यालयों में भौतिक सत्यापन का कार्य है वो प्रशिक्षण के 15 दिवस के भीतर करना है। यानी 10 तारीख तक प्रशिक्षण और उसके 15 दिन बाद यानी 25 अक्टूबर तक ये कार्य कंप्लीट किया जाना है। और जो संबंधित निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान है इस भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट को 7 दिवस के भीतर ऑनलाइन अपलोड करेंगे और लॉक करेंगे। और उसके बाद में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान करने का जो कार्य है वो 15 दिवस में डीओ कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि इस बार जो भौतिक सत्यापन दल गठित किए गए हैं उनके ऊपर भी कुछ विशेष दलों का गठन और किया गया है। उनका नाम भी विशेष दल रखा गया है। तो वो जो विशेष दल है वो क्या करेंगे, वो कुल जो विद्यालय हैं जिले में उनका 1% या 20 विद्यालय जो भी अधिक हो उनका सत्यापन बाद में वो और करेंगे। इसलिए जो मूल भौतिक सत्यापन दल है उनका ये दायित्व रहेगा कि उनके द्वारा भौतिक सत्यापन है वो अच्छे ढंग से हो, किसी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं रहे। उनका दोबारा से सत्यापन है वो विशेष सत्यापन दलों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसमें रेंडमली कोई सा भी विद्यालय उठाया जा सकता है। तो प्रत्येक विद्यालय में भौतिक सत्यापन दल का जो कार्य है बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण है। कैसे करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मान लो आपके भौतिक सत्यापन दल में पूरे कार्मिक नहीं हैं, 2 में से एक जो 2 दल है, 2 कार्मिकों का दल है जिसमें एक राजपत्रित है एक अधीनस्थ सेवा के है, तो अगर वो दल पूरा नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में डीओ कार्यालय को सूचना देकर दोबारा से दल का गठन करवाया जा सकता है। लेकिन उसमें जो अब्सेंट है या किसी कारण से लंबे अवकाश पर है केवल उनको रिप्लेस किया जाएगा, बाकी जो सदस्य है पहले से वो ही रहेंगे। उसके बाद में जब दल पूरे हो गए तो उसके बाद में प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण में सारी जानकारी दी जाएगी। और जो भौतिक सत्यापन दलों का मुख्य रूप से कार्य है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल जिनका भौतिक सत्यापन होना है उनको वो जो दल गठित किया गया है वे सूचना देंगे कि अमुक दिनांक को आपके विद्यालय में आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। तो आप भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की 2 प्रतियां प्रिंट आउट लेके तैयार रखें। और उस प्रिंट आउट से आप ये भी सुनिश्चित कर लें, प्रिंट आउट लेने से पहले उनको ये बता दें कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी कक्षाओं के सशुल्क और निःशुल्क सब बालक बालिकाओं की पोर्टल पर प्रविष्टि की जा चुकी है। और निःशुल्क छात्र भी प्रदर्शित हो रहे हैं और सशुल्क छात्र भी प्रदर्शित हो रहे हैं। और साथ ही इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना और मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना इनके विद्यार्थी भी उसमें प्रदर्शित हो रहे हैं, क्योंकि इनका भी साथ साथ में भौतिक सत्यापन किया जाना है। केवल आरटीई कक्षा 1 से 8 तक नहीं, इसके साथ साथ कक्षा 9 से 11 में जो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत बालिकाएं हैं उनका भी भौतिक सत्यापन होना है। और ऐसे बालक जो मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजना के तहत कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत है उनका भी
भौतिक सत्यापन दलों के द्वारा किया जाएगा। अब उन विद्यार्थियों का जो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना और मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जन आधार की प्रविष्टि भी पोर्टल पर करवाई जानी सुनिश्चित करनी है। पोर्टल पर अनिवार्य रूप से उनकी जन आधार प्रविष्टि होनी चाहिए और इसी जन आधार से लिंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। और इसके अलावा भौतिक सत्यापन दलों को उन संस्था प्रधानों को ये अवगत करवा देना है कि आप जो आवेदन पत्र है, मई संलग्नक, रिपोर्टिंग प्रपत्र, केस बुक, रसीद बुक, बैंक पासबुक, एसआर रजिस्टर, ये सारा अपडेट रखें। कक्षा उपस्थिति रजिस्टर, पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित जो बालक हैं और इस साल के लेटेस्ट जो पहले से अध्ययनरत बालक बालिकाएं हैं आरटी के अंतर्गत, उनके आय प्रमाण पत्र लेटेस्ट लेना जरूरी है। और आरटी के अधिनियम की धारा 12(3) के तहत ये सारी सूचनाएं विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाना बाध्यकारी है। कोई विद्यालय इनकार नहीं कर सकता कि मैं ये सूचना उपलब्ध नहीं करवा सकता। तो जो प्रिंट आउट मिल जाएगा जब वो संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान भौतिक सत्यापन दल को प्रिंट आउट उपलब्ध करवा देंगे प्रतिवेदन का, तो उसके आधार पर प्रतिवेदन में जो पूर्व से भरी हुई सूचनाएं हैं उनका उन विद्यार्थियों से भौतिक सत्यापन करेंगे और विद्यालय की स्थिति, कक्षा स्तर और मान्यता, एंट्री कक्षा, आयु पॉलिसी, इन सब का ध्यानपूर्वक आपको अवलोकन कर लेना है। उसके बाद ही सत्यापन करना है। इसके बाद में यहाँ पे जो जिस ग्राम में विद्यालय स्थित है, इस संबंध में ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, ग्राम, वार्ड, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की गहन जांच के बाद ही इन्हें सत्यापित करें। यदि विद्यालय के ग्राम, वार्ड या ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय में परिवर्तन है तो ये परिवर्तन विद्यालय लॉगिन से ही सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन करते समय किया जा सकता है। लेकिन यदि विद्यालय के ब्लॉक के नाम में परिवर्तन है तो रिपोर्ट ऑनलाइन प्रविष्ट होने के बाद में डीओ प्रारंभिक शिक्षा या डीओ माध्यमिक शिक्षा के लॉगिन से रिपोर्ट सत्यापित करने के पूर्व ये परिवर्तन किया जाए। इसके अलावा प्रतिवेदन में अगर कोई प्रकार की सूचना गलत भरी हुई है तो उसको पेन से गोला करना है और उसके पास में सही सूचना को भरना है। प्रपत्र में पूर्व में भरे हुए डाटा में बदलाव से विद्यालय सहमत है, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इस सत्र में प्रवेशित बालकों का पोर्टल पर यथानुसार परिवर्तन हो जाएगा, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा। ये उसे ज्ञात है और उसमें दोबारा से बदलाव की संभावना संभव नहीं है। ये भी उस स्थिति में वो सहमत होना चाहिए। इसके अलावा भौतिक सत्यापन दलों के द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जाएगी और न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट उनको संलग्न करना है। भौतिक सत्यापन दल के द्वारा जो भी रिकॉर्ड अवलोकित किया जाएगा उसमें प्रत्येक रिकॉर्ड पे प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष के द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित किए जाए। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी दस्तावेज आप देखते हैं तो अवलोकन करके उस पे सिग्नेचर और डेट जरूर वहाँ पे अंकित कर दें। और केस बुक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, केस बुक मेंटेन होनी चाहिए। कई विद्यालयों में केस बुक है वो ऐसे ही कंप्यूटर से प्रिंटेड पेज निकाल के दिखा देते हैं कि हमारे ये केस बुक संधारित है। तो केस बुक ऑफलाइन व्यवस्थित संधारित होनी चाहिए। वो जो स्टेटमेंट है वो मान्य नहीं होता। ऑफलाइन केस बुक भी विद्यालय में मेंटेन होनी चाहिए। उन विद्यार्थियों को बुक्स भी वितरित होनी चाहिए। ये उन विद्यार्थियों से पूछ लें कि आपको इस सत्र की बुक्स है वो निःशुल्क मिली है या सशुल्क मिली है। इसके अलावा गार्जियंस से भी आप टेली कर सकते हैं कि कहीं वो गार्जियंस इन निःशुल्क सीट वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी फीस तो नहीं पे कर रहे हैं। कई जगह पर ये देखा जाता है कि उन गार्जियंस से फीस भी वसूल कर ली जाती है और इधर गवर्नमेंट से भी उन विद्यार्थियों का पुनर्भरण कर लिया जाता है। तो ये दोहरी फीस है वो कई विद्यार्थियों की ले ली जाती है। तो इस बात का भी आपको पता कर लेना है। उसमें गार्जियंस के मोबाइल नंबर होते हैं, उनसे आप टेली कर सकते हैं। और
इसके अलावा जो सत्यापन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में सत्यापन दल के अध्यक्ष के द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही संबंधित संस्था प्रधान या प्रभारी को प्राप्ति हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी और दूसरी प्रति जो आप साथ में लेके आएंगे वो संबंधित जो डीओ एलिमेंट्री है या डीओ सेकेंडरी है उनके कार्यालय में जमा करवाई जाएगी और सत्यापन दल के द्वारा उपलब्ध कराए गए निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर सरकारी विद्यालय 7 दिवस में आरटीई वेब पोर्टल पे अपलोड करेगा। तो यहाँ जांच करते समय कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन करके निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक की पात्रता की जांच की जाए और पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य बालक बालिकाओं को सत्यापित किया जाए। यानी प्रत्येक जो विद्यार्थी पात्र है उसके आगे आपको पात्र लिखना है और जो पात्र नहीं है उनके आगे अपात्र लिखना है और अपात्र का कोड भी आपको अंकित करना है। किसी कारण से वो अपात्र है तो उसका कोड आपको अंकित करना है कि किस कारण से वो अपात्र है। सत्यापन दल 25% निःशुल्क और शेष 75% सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जांच करेंगे और यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक ड्रॉप आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे और सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालकों के आवेदन पत्रों और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच करके ये सुनिश्चित कर लें कि बालक वास्तविक रूप से उस विद्यालय में अध्ययनरत है। इसके अलावा साथियों यहाँ पे एक ये भी ध्यान रखना है कि 25% सीट फर्स्ट क्लास में या जो एंट्री क्लास है उसमें जो कुल एडमिशन है उनके 25% सीट पर प्रवेश की तुलना में सशुल्क 75% सीट पर कम संख्या में बालक बालिकाएं अध्ययनरत पाए जाते हैं। तो सशुल्क 75% सीट पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं की संख्या के आधार पर ही आपको 25% निःशुल्क सीट पर बालक बालिकाओं को सत्यापन करना है। यानी जैसे 100 विद्यार्थियों को फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया गया है तो 25 विद्यार्थी है वो निःशुल्क है और 75 है वो सशुल्क है। ऐसा ये अनुपात है वो 25 और 75 का रहना चाहिए। ये अनुपात अगर गड़बड़ाता है तो इस अनुपात को आपको सही करना है। और अब इसमें से नाम कौन सा काटोगे, बालक बालिकाओं में से जो वरीयता सूची में नीचे से बालक बालिकाओं के प्रवेश है उनको निरस्त किया जाएगा और ये व्यवस्था केवल वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ही लागू होगी। यानी केवल इस साल के जो एडमिशन्स हैं यहाँ जो अनुपात है वो केवल इस साल जो नव प्रवेशित विद्यार्थी हैं उनके लिए ही लागू होगा। आप ऐसा नहीं करें कि दूसरी क्लास में जो निःशुल्क अध्ययनरत है और सशुल्क अध्ययनरत है उनका भी अनुपात निकालने लग जाएं। उनका आपको अनुपात नहीं निकालना है। अनुपात 25-75 का केवल जो इस साल एडमिशन हुए हैं उनका ही आपको निकालना है। और ये अनुपात नहीं बैठता है तो वरीयता सूची में जो नीचे से बालक बालिकाएं हैं उनके प्रवेश को निरस्त किया जा सकेगा। और ये भी सुनिश्चित कर लें कि आरटीई के तहत बालक बालिका तथा इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना और मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के तहत बालक बालिका जो अध्ययनरत है प्रवेश के बाद लगातार विद्यालय में आ रहा है। ये अटेंडेंस से और उस विद्यार्थी से पूछ के और ये भौतिक सत्यापन आपको करना है और इसका अन्यत्र किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है, ये भी आप सुनिश्चित कर लें। और आय के आधार पर जिन विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है तो गत सत्रों के भी सभी जो विद्यार्थी जिनका आय के आधार पर प्रवेश हो रखा है उन सबके नवीनतम आय प्रमाण पत्र लेने हैं और आय प्रमाण पत्र भी 3 पेज वाले लिए जाने हैं। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। फीस के संबंध में आपको ये चेक कर लेना है कि जो अन्य बालक बालिकाओं से फीस ली जा रही है उतनी ही राशि का पुनर्भरण है वो सरकार से किया जा रहा है। यानी आप चेक कर सकते हैं जो रसीद बुक है उसमें जो सशुल्क वाले विद्यार्थी हैं उनसे कितनी फीस ली जा रही है वही राशि इनके इसमें जो शुल्क है वो दिखाया हुआ होना चाहिए। फीस के सत्यापन के लिए रसीद बुक, केस बुक, बैंक पासबुक, फीस संधारण रजिस्टर, वाउचर, पंजिका इनका सबका
निरीक्षण करेंगे। आवश्यक हुआ तो बालकों और अभिभावकों से बात भी करके फीस की पुष्टि कर ली जाए और प्रतिवेदन में विद्यालय द्वारा ली जाने वाली वास्तविक फीस की प्रविष्टि की जाए। और सत्यापन दल फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित फीस का अवलोकन भी करे और ये भी सुनिश्चित करे कि विद्यालय द्वारा पोर्टल पर प्रविष्ट फीस और समिति के द्वारा निर्धारित फीस में भिन्नता नहीं है। तो जो कमेटी का रजिस्टर बना हुआ है उसमें जो फीस निर्धारित की गई है वो और पोर्टल पर जो फीस है वो उसमें एक रूपता होनी चाहिए। फीस के जो समस्त कॉलम है उनमें फीस अंकित करनी है और विद्यालय को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की वार्षिक फीस की राशि अंकित नहीं करने पर इस सत्र की प्रथम और द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। और इसी तरीके से सत्यापन दल द्वारा निर्देशों के विपरीत अगर गलत तरीके से अभिलेखों का अवलोकन किए बिना ही फीस का आंकलन करके राशि अंकित करने और पुनर्भरण की अगर अनुशंसा कर दी जाती है और गलत या अनियमित भुगतान हो जाता है तो उस स्थिति में भौतिक सत्यापन दल का उत्तरदायित्व होगा और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए साथियों बहुत ही ध्यानपूर्वक ये कार्य संपादित करना है। और इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें है कि नव प्रवेशित जो बालक बालिकाएं हैं उनके आवेदन पत्रों की जांच करते टाइम आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो पहला बिंदु है, ये जांच बालक के दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होने, प्रवेश हेतु निर्धारित कैचमेंट एरिया का निवासी होने, यानी वो दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह का हो, पहली बात ये। दूसरा, निर्धारित कैचमेंट एरिया का हो, उसी कैचमेंट एरिया का होना चाहिए और प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता पूरी कर रहा हो। ये अच्छे से मिलान कर लेना। उसके प्रमाण पत्रों की जांच करनी है और प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक के हो और सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किए गए हो, ये भी जांच कर लेनी है। इसके बाद में दल के द्वारा जिन भी अभिलेखों का अवलोकन किया जाएगा उन पर सिग्नेचर किए जाएंगे, लघु हस्ताक्षर। और बालक के दस्तावेजों की जांच के समय यदि किसी दस्तावेज पर आक्षेप लगाया गया तथा उस दस्तावेज को सीबीओ के द्वारा सत्यापित किया गया है तो इस दस्तावेज के आधार पर बालक को अयोग्य नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और सत्यापन प्रतिवेदन 2 प्रतियों में तैयार करके सत्यापन दिवस को ही उसी दिन एक प्रति विद्यालय को और दूसरी प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी जो आपके पास कॉपी होगी वो आपको डीओ कार्यालय को प्रेषित करनी है। आधार के संबंध में भी यहाँ अलग से निर्देश दिए हैं कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आरटी की धारा 12(1) ग के तहत विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बालक बालिकाओं के आधार लिया जाना अनिवार्य है। अगर किसी बालक का ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो उन बालक बालिकाओं को सत्यापित करने से पूर्व आधार की हार्ड कॉपी से मिलान करके और जांच अनिवार्य रूप से की जाए। ये यहाँ पर स्पष्ट मेंशन है कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो आप उसकी हार्ड कॉपी का मिलान करके और सत्यापन जरूर कर लें। और यदि किसी विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक बालिकाओं में से कुछ के आधार प्राप्त नहीं हुए हैं तो विद्यालय अपनी सत्यापन रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रविष्ट करने से पूर्व आधार ऑथेंटिकेशन के बाद ही प्रतिवेदन को लॉक करें। ये उन विद्यालयों को निर्देश है कि अगर उनके आधार ऑथेंटिकेशन बकाया है तो फाइनल सबमिट जब वो करेंगे तो उससे पहले वो आधार ऑथेंटिकेशन जरूर कर लें। सत्यापन रिपोर्ट में आधार के संबंध में सभी बालक बालिकाओं की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात ही विद्यालय द्वारा रिपोर्ट को ऑनलाइन करके लॉक किया जाएगा, लेकिन ये कार्य सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व किया जाना जरूरी है। तो ये आधार के बारे में बार बार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि उनका आधार है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। हर हालत में आप सबमिट करेंगे, यानी जो निजी विद्यालय के संस्था प्रधान इस रिपोर्ट को फाइनल सबमिट करेंगे उससे पहले आधार ऑथेंटिकेट हो जाने जरूरी है। और मिलान आधार का जो सत्यापन है वो भौतिक सत्यापन दल के जो अधिकारी कर्मचारी है वो करेंगे। संबंधित कार्यालय प्रत्येक विद्यालय की सत्यापन रिपोर्ट को कार्यालय प्रति के आधार पर प्रमाणित करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि रिपोर्ट में पात्र पाए गए बालक बालिकाओं का आधार ऑथेंटिकेशन किया जा चुका है। यानी जितने भी आप पात्र कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को पात्र कर रहे हैं
उन सब के आधार प्रमाणीकरण हो जाने चाहिए। इसके अलावा बालक बालिकाओं के विवरण की आंशिक अशुद्धियां हैं, उनको आधार कार्ड के आधार पर सही करके ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है, यदि इन अशुद्धियों को सही करने से बालक बालिका की पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो ये गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन के अनुसार आरटी के अंतर्गत जो अध्ययनरत विद्यार्थी है उनका भौतिक सत्यापन किया जाना है। इसके संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।